नमस्कार दोस्तों। दिल्ली की सीमाओं पर किसान आंदोलन के 72 दिन हो चुके हैं। इन 72 दिनों में बहुत कुछ हुआ। सरकार से किसान नेताओं की 12 दौर की बातचीत, जिसमें एक दौर की बातचीत अमित शाह से भी हुई। किसान नेताओं की तरफ से लगातार सरकार के प्रस्तावों को ठुकराया जाना, सरकार की तरफ से संशोधन के प्रस्ताव होते होते 1.5 साल तक कानूनों को ठंडे बस्ते में रखने का प्रस्ताव, किसान नेताओं की तरफ से उन प्रस्तावों को ठुकराया जाना, उसके बाद किसान आंदोलन का तेज होना, इस बीच में 26 जनवरी का गुजरना, और उसके बाद फिर राकेश टिकैत के आंसुओं का वायरल होना, और उसके बाद फिर से किसान आंदोलन में एक धार मिलना, और सबसे बड़ी बात, इन सब के बीच यूपी की जबरदस्त नुमाइंदगी होना। जिस आंदोलन में यूपी के बहुत कम लोग दिखते थे, पश्चिमी यूपी के कुछ लोग दिखते थे गाजीपुर बॉर्डर पर, अचानक ऐसा लग रहा है कि गाजीपुर बॉर्डर पर जो दिल्ली यूपी सीमा पर है, वो हर रोज हजारों की तादाद में पश्चिमी यूपी के जिले जिले से लोग आने लगे हैं, किसान आने लगे हैं, और जाटों की नुमाइंदगी बड़े पैमाने पर बढ़ी। तो क्या कुछ बदल गया इस किसान आंदोलन में? 28 जनवरी के बाद, 28 जनवरी के पहले सरकार से हुई बातचीत बेनतीजा, बातचीत टूटना, और साथ में ये प्रधानमंत्री का ये कहना कि हम एक कॉल की दूरी पर हैं। लेकिन वो एक कॉल अब तक किसी ने नहीं की, न सरकार ने न नेताओं ने। किसान नेताओं का कहना है कॉल करे सरकार, हम बातचीत को है तैयार, लेकिन उन प्रस्तावों पर नहीं जिन प्रस्तावों को हम ठुकरा चुके हैं। तो यहां से आगे का रास्ता क्या है? इसमें चक्का जाम की अपीलें, अलग अलग राज्यों से किसान और किसान नेताओं की मोर्चेबंदी है। दिल्ली की सीमाओं पर जहां किसान बैठे हैं वहां किलेबंदी है, कीलबंदी है, बाड़बंदी है। किसानों को इस तरह से चारों तरफ से घेरा गया है कि पैदल भी दिल्ली की तरफ न जा सके। ऐसी सीमाएं खींची गई, इस तरह से चारों तरफ से घेराबंदी की गई, सड़कों पर इतने बाड़ बिछाए गए, इतने तार बिछाए गए, जितना एलओसी पर भी नहीं है, एलएसी पर भी नहीं है, इंटरनेशनल बॉर्डर पर भी नहीं। मैंने इंटरनेशनल बॉर्डर भी देखा, पंजाब से सटती हुई पाकिस्तान की सीमा, मैंने एलएसी भी देखा है। लेकिन यहां की स्थिति ऐसी है जैसा अगर एक किसान भी आगे बढ़ने की कोशिश करे तो उसके रास्ते में हजारों कांटे हैं। तो यहां से किसान आंदोलन कहां जाएगा, यही सवाल है। और इन सवालों का जवाब तलाशने के लिए आज मैंने पहली बार आमंत्रित किया है, रिक्वेस्ट किया है सोमपाल शास्त्री जी को, जो बागपत से सांसद रहे हैं, चौधरी अजीत सिंह को हराकर सांसद रहे हैं, 9 साल तक संसद में उन्होंने नुमाइंदगी की है, वाजपेयी सरकार में कृषि मंत्री रहे हैं, वीपी सिंह के काफी करीबी रहे हैं, जनता दल के उस दौर के नेता रहे हैं जब 80 के दशक के आखिरी साल में, 90 के दशक के शुरुआती साल में एक वैकल्पिक राजनीति के तौर पर जनता दल देश में था। वीपी सिंह के नेतृत्व में वीपी सिंह की सरकार भी बनी। थोड़ा परिचय कराने के साथ ये भी कि सोमपाल जी कृषि को, कृषि कानूनों को, कृषि से जुड़े हर पहलू को बहुत करीब से समझते हैं। एक किसान के तौर पर अलग अलग भूमिका में जो सरकार में रहे, योजना आयोग के सदस्य के तौर पर रहे, कृषि को समझने की जितनी कोशिश उन्होंने की, शायद बहुत कम लोग हैं जिन्होंने इतनी बारीकी समझी है। तो इसलिए मैं सोमपाल जी से बात करना चाहता हूं। कुछ मुद्दे पर देर हुई, इसके लिए माफी चाहता हूं। मैं बहुत देर से आपसे बात कर रहा हूं सोमपाल जी, लेकिन पहला सवाल मेरा यहीं से है, उसके बाद थोड़ा अतीत थोड़ा वर्तमान, कि 72 दिन इस आंदोलन के हुए, आपने भी सब कुछ देखा। 72 दिन के बाद आंदोलन में कुछ बदलाव आपको दिख रहा है क्या? जो मैंने शुरू की भूमिका में कही, मुझे तो बहुत बदलाव दिख रहा है। आप यहां से इस आंदोलन को, किसानों के इस आंदोलन को कैसे देखते हैं और कहां जाता हुआ देखते हैं? भाई अजीत जी, आपने बहुत संक्षेप में इसके चरणबद्ध जो अभी तक इसमें परिवर्तन हुए हैं आंदोलन में, उनको बहुत संक्षेप में और सटीक रूप से प्रस्तुत कर दिया है। उसकी पुनरावृत्ति करने में कोई मतलब नहीं है। फिर भी क्योंकि आपने पूछा, प्रारंभ हुआ पंजाब से। आश्चर्य की बात है कि शुरू में केवल पंजाब से शुरू हुआ और आने के बाद, परंतु पंजाब वाले में एक विशेष बात रही कि पंजाब के किसान वर्ग का, क्योंकि भारत जातियों में बटा है दुर्भाग्य से, और किसानों में भी वह जाति प्रथा है अभी भी, परंतु किसान वर्ग की कोई भी जाति, चाहे वो सिख गुजर है, सिख राजपूत है, सिख सैनी है, सिख कम्मो है,
या सिख रोड है या जाट सिख है, मुख्य भूमिका तो क्योंकि संख्या भी जाटों की है, उन्होंने प्रारंभ किया। बाद में हरियाणा में जागृति आई, वहां से उसको समर्थन मिला और गुरुद्वारे के इर्द गिर्द जिस संस्कृति का विकास हुआ उसका जितना सकारात्मक और सामुदायिक भावना का प्रदर्शन सड़क के ऊपर देखा, उसको देखकर बहुत लोग प्रभावित हुए, प्रवृत्त हुए, प्रेरित हुए और उसी के समकक्ष जो हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की खाप और सामुदायिक संस्कृति है वह जागृत हुई, उनको समर्थन मिला। और उसके बाद ये बात मैं आपकी सहमत हूं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश का योगदान उसमें बहुत कम था। शुरू में जब राकेश टिकैत आए तो वो कुछ सैकड़ों एक लोगों को लेकर आए थे, शायद 500 भी लेकर आए हों, तो हो सकता है ज्यादा हो, 200-400 आए थे। परंतु 26 जनवरी की जो परेड ट्रैक्टर की निकली, दुर्भाग्य से जो मुख्य मीडिया है उसने उस हिस्से को नहीं दिखाकर वो जो एक अपवाद स्वरूप कुछ घटना लाल किले के ऊपर हुई, मैं उसमें जाना नहीं चाहता, उसमें किसकी साजिश थी या किसकी गैर जिम्मेदाराना रवैया था ये निर्णय करने का हमें क्योंकि सूचना भी नहीं है, अधिकार भी नहीं है। परंतु उसके बाद 28 तारीख को राकेश टिकैत मन बना चुके थे और जिलाधिकारी गाजियाबाद के और वहां के जो एसपी हैं नथानी जी और जयशंकर पांडे, मैं दोनों को जानता हूं, बहुत ही संयत और सुलझे हुए अधिकारी हैं। उनके समक्ष राकेश जी ने ये पेशकश की कि मैं जो मेरे खिलाफ मुकदमा हुआ है देशद्रोह का, हालांकि वो गलत है, परंतु मैं सरकार के नियम कानून को भंग नहीं करना चाहता, मैं तैयार हूं समर्पण को। एक ही शर्त है कि मेरे साथियों को सुरक्षित अपने घर लौटने दिया जाए, उनके साथ मार्ग में रास्ते में कोई ज्यादती नहीं हो। उसी समय किसी एक सत्ता पक्ष के विधायक ने वहां आकर अराजकता की और ये बड़ी विडंबना है अजीत जी कि एक और तो आपने 144 धारा लगा रखी है और दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश की विधानसभा के जिम्मेदार माने जाने वाले विधायक वहां आकर हथियारबंद लोगों के साथ लोगों से उन्होंने बदतमीजियां करनी शुरू की। आप संभवतः उस समय वहां दृश्य पर मौजूद थे। तो उसका जो प्रतिक्रिया हुई, उससे पहले राकेश के संबंध में किसान आंदोलन में दूसरे जो लोग हैं उनसे मैं सुनता था, मैं उस बात को मानता नहीं हूं, हालांकि वो शंका कर रहे थे उनकी भूमिका में, परंतु उस समय के आकस्मिक दबाव में राकेश की जो आत्मा जागृत हुई तो उनमें से हमारे रिश्तेदार रहे महेंद्र सिंह जी टिकैत, मेरी माताजी के मामा हैं उसी गांव में, और वो इस नाते मेरी मदर को, मेरी माताजी को फूफी कहा करते थे, बुआ, तो मैं परिवार को अच्छी तरह जानता हूं। तो महेंद्र सिंह जी की आत्मा अकस्मात उतरवाई और उन्होंने आकर जो अपना रोष और जो निराशा प्रकट की, उससे एक भावनात्मक जागृति दोबारा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आई और वो आंदोलन का स्वरूप जो आप संख्या की दृष्टि से, भावना की दृष्टि से देख रहे थे टिकरी बॉर्डर के ऊपर और सिंगू बॉर्डर के ऊपर, उसी का ठीक रेप्लिका, उसका दूसरा स्वरूप, उसी के समकक्ष स्वरूप गाजीपुर में पैदा हो गया। तो ये बिल्कुल सही आपने फरमाया, मैं आपकी बात से सहमत हूं। इन चरणों में इस आंदोलन का विकास हुआ है और अब ये व्यापक हो गया पूरे देश में। तो अब बात आती है सोमपाल जी, जो मैंने कहा यहां से आंदोलन कहां जाता, और उसके बाद आगे मैं थोड़े वक्त आपसे समझने की कोशिश करूंगा, चूंकि मैं पहली बार बात कर रहा हूं कि इन कृषि कानूनों के खतरे, वो आगे बात करने से पहले, चूंकि देखिए यूपी 75 जिलों का स्टेट, देश का सबसे बड़ा सूबा, 400 से ज्यादा विधानसभा की सीटें, 80 लोकसभा की सीटें, यूपी से होकर दिल्ली का रास्ता जाता है, सब मुहावरे, और इस बीच में यूपी बॉर्डर पर किसान आंदोलन हो रहा है। और वहां हमने देखा बाजपुर, काशीपुर, तराई इलाके, पीलीभीत, उत्तराखंड के सिख और सरदार बहुत बड़ी तादाद में थे, 80 से 90%। शुरुआती दौर में उन्होंने ही हाईवे जाम किया और यहाँ पर एक तरह से अपना मोर्चा जमाया। सही आपने कहा, राकेश टिकैत के साथ कम लोग थे, हालांकि धीरे धीरे आखिरी 3-4 हफ्तों में बढ़े, लेकिन अब जो बहुत बड़ी तादाद बढ़ी, वहां से मैं ये समझना चाहता हूं कि अभी अब देख रहा हूं मैं, खापों की नुमाइंदगी हो रही है, खाप पंचायतों के लोग आ रहे हैं, पंचायतें हो रही है। नरेश टिकैत ने मुजफ्फरनगर में पंचायत की, आज भी शामली में पंचायत है, हालांकि वो आरएलडी की पंचायत है, लेकिन शामली में है, आरएलडी समर्थित। उसके बाद बिजनौर में महापंचायत हुई, जिंद में 2 जगह महापंचायत हुई जिसमें मंच टूट गया, इतने हजार लोग आ गए।
तो ये जो महापंचायतें हो रही है, सर्व खाप पंचायतों की तरफ से इस आंदोलन को समर्थन मिल रहा है। और मैं थोड़ी लंबी बात कर रहा हूं ताकि लोगों को समझ में आए। टिकरी और सिंघू बॉर्डर को मैंने 70 दिनों से बार बार देखा, 20 बार। वहां हरियाणा के लोग थे, लेकिन बहुत कम थे अगर तादाद को आप अनुपातिक ढंग से देखें। लेकिन अब तादाद बढ़ी। 2 दिन पहले टिकरी बॉर्डर पर था, हरियाणा की कतार, एकदम अलग अलग सड़कों पर हरियाणा की कतार आ गई है। और ये सब खाप पंचायतें और अलग अलग पंचायतों के लोग। तो इसको आप कैसे देखते हैं कि जिस आंदोलन को सिर्फ ये सरकार की तरफ से कहा जा रहा था कि ये पंजाब का आंदोलन है, सरदारों का आंदोलन है, सिखों का आंदोलन है, आड़तियों का आंदोलन है, खालिस्तानी चीनी, ये सब तो कह रहे थे, और मुट्ठी भर हरियाणा के लोग। आज की तारीख में आप कैसे देखते हैं जब हरियाणा की भी नुमाइंदगी हो गई और यूपी की नुमाइंदगी बढ़ी है? तो अजीत जी, अगर आप ऐतिहासिक दृष्टि से इसके ऊपर अवलोकन करना चाहें, इसका कुछ आकलन करना चाहें, तो मैं एक आपको सूचना देना चाहता हूं जी कि जो सर्वखाप पंचायत का संगठन है, ये बहुत जीवंत संगठन है और सैकड़ों नहीं हजारों वर्ष पुराना है। तैमूर लंग जब भारत पर हमला करने आया था और वो दिल्ली से और हरिद्वार की तरफ जा रहा था, तो ये हमारे सर्वखाप पंचायत के लेख में लिखा हुआ रिकॉर्डेड मिला है कि हरवीर गुलिया नाम के जाट ने उनकी छाती में भाला मारा था और उसी जख्म को लेकर वो वापस गया और वहां जाकर उसी जख्म से उसका देहांत हुआ। उसने ये लिखा है कि दिल्ली के चारों तरफ ये जो जाट कौम है, ये ततैये हैं, ये शब्द लिखे उसने। इब्न बतूता के इतिहास में पढ़िएगा आप। तो ये पुराना इतिहास है और गोत्रों के आधार पर इन खापों का निर्माण। और मेरे पिताश्री स्वर्गीय रघुवीर सिंह शास्त्री, जो निर्दलीय सांसद भी रहे बागपत से, आर्य समाज के शीर्षस्थ नेता थे भारत के, गुरुकुल कांगड़ी के वाइस चांसलर भी रहे, उन्होंने सर्वखाप पंचायत को पुनरुज्जीवित करने में बहुत बड़ी भूमिका अदा की थी। और आपको एक और ऐतिहासिक बात बताऊं कि 1951 में, या शायद 51 की, जहां तक मुझे ध्यान है, मेरे पिताश्री ने ही जाकर के, इनके चाचा थे चौधरी मुख्तार सिंह, शायद उनका नाम था, महेंद्र सिंह टिकैत के, तो यज्ञ करके आर्य सामाजिक पद्धति से और महेंद्र सिंह टिकैत को टीका करके उस खाप पंचायत को दोबारा जीवित किया था। और उसकी बहुत बड़ी लाखों की पंचायत सोरम गांव में हुई थी, जिसकी अध्यक्षता उस समय के गुजर कलसियान खाप के चौधरी जवान सिंह जी ने की थी। तो ये बहुत जीवंत संगठन है, अनौपचारिक है परंतु बहुत जीवंत है। वहां की न्याय प्रणाली में, सामाजिक चीजों में, समाज सुधार में, विवाह में, दहेज में, शराबबंदी में, लोगों के विवाद खत्म करने में बहुत बड़ी भूमिका उन्होंने की है। मेरे पिताश्री उसके अग्रणी पुरोधाओं में से रहे हैं। तो ये बहुत जीवंत संगठन है और इस आंदोलन ने उस संगठन को दोबारा से एक बार फिर जीवित करने का काम किया है। तो जो गुरुद्वारा संस्कृति थी हरियाणा की, उससे आई और पंचायत की ये भावना दोबारा से पुनरुज्जीवित हुई। और उसका पहली खेप मिली हमें देखने में हरियाणा में, और उसकी दूसरी खेप मिली देखने में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। क्योंकि ये जो इनका घराना था महेंद्र सिंह जी टिकैत का, ये सर्व खाप पंचायत के अध्यक्ष थे। खाप तो इनकी बालायन खाप है, बालियान तो लिखने लगे शब्द है, बालायन जैसे रामायण होता है, तो उसके अध्यक्ष थे। और सर्व खाप पंचायत जिसमें सारी जातियां थी, उसमें गुर्जर भी थे, राजपूत भी थे, त्यागी भी थे, ब्राह्मण भी थे, दूसरी जो छोटी जातियां हैं, कई जातियां तथाकथित, उनके भी लोग थे। तो इसको दोबारा से उस भावना की जागृति आई है और एक आघात लगा था यहाँ के पंथ निरपेक्ष किसान परक राजनीति को, जिसके पुरोधा पहले आजादी से पहले तो जॉइंट पंजाब में, संयुक्त पंजाब में चौधरी छोटू राम रहे थे, जिन्होंने 1934 में मंडी समिति बनाई थी और ब्याज और कुर्की और इन सब का नियमन किया था। 22 कानून उस अकेले व्यक्ति ने अपनी कलम से लिखे थे, वो ऐतिहासिक बात है। और उन्हीं की प्रतिमूर्ति उत्तर प्रदेश में माननीय चौधरी चरण सिंह जी बने। तो आपने कहा कि दिल्ली जाने का रास्ता, जिनका प्रसिद्ध वाक्य है कि भारत की प्रगति का रास्ता इसके खेतों, गांवों, खेतों और खलियानों से होकर गुजरता है, और ये बात आज भी उतनी ही सत्य है। तो ये बहुत बड़ी फोर्स है और इसकी वजह से ये आंदोलन जो है उसका स्वरूप बदला है और उसकी संख्या भी बदली है, भाव भी पहले की अपेक्षा ज्यादा गहरा है। तो अब बात आती है जो
सोमपाल जी, जैसे मैंने देखा, हम इसके अभी राजनीतिक निहितार्थ पर पहले हिस्से में बात कर रहे हैं इस वीडियो में, उसके बाद हम कृषि कानूनों के खतरे और किसानों के डर पर बात करेंगे। इसलिए जो दर्शक देख रहे हैं उसको इसी नजरिए से देखें। अभी हम इसके एक 72 दिनों के आंदोलन से आगे क्या होने वाला है, इसके निहितार्थ क्या है, इस पर नुमाइंदगी कैसे बढ़ रही है, उस पर बात करेंगे। आगे हम कानूनों पर बात करेंगे। तो जैसे मैंने देखा, 1 मिनट मुझे देंगे आप? जी बिल्कुल बिल्कुल। मैं एक आपको दस्तावेज दिखाना चाहता हूँ। जी जी बिल्कुल। 1 मिनट रुकिए। आप लोग होल्ड करें, सोमपाल जी को दस्तावेज। मैं आ गया। ये पुस्तक देखिए आप, पंचायत प्रणाली, मेरे पंचायत प्रणाली। मैं आपको ये देना चाहूंगा पुस्तक, अगर आपको ये देखना है कि ये कैसी संस्था है, और इसका संपादन मैंने किया है, देखिए। अच्छा अच्छा अच्छा, मैं आपको देना चाहूंगा। पंचायत प्रणाली पुस्तक आपको और नहीं मिलेगी। तो मैं इस विषय को अच्छी तरह से समझने का मैंने प्रयास किया है, ये आपको बताना चाहता हूँ। तो अब आप सवाल करें अपना। सॉरी, मेरा सवाल ये है कि जैसे जो मैंने देखा, कल भी बहुत सारे लोगों से मैंने बात की, एक वीडियो भी मैंने डाला, एक लेडी 75-80 साल की मुरादनगर की ट्रैक्टर से चलाती हुए, उनके साथ 10 ट्रैक्टर और थे, बहुत सारे लोग उस गांव के लौट रहे थे। उसमें मुझे लगता है ज्यादातर जाट होंगे, लेकिन और भी बिरादरी के खापों के लोगों से पिछले 5-6 दिनों में, 28 तारीख के बाद की बात कर रहा हूँ, क्योंकि 28 तारीख की शाम टिकैत के आंसुओं के बाद जब पुलिस की रवानगी हुई, किसानों की आमद हुई, तब से एक टर्निंग पॉइंट इस आंदोलन का है। फेज 2 वहां से शुरू होता है, तो इसलिए वहां से बात कर रहा हूं। तो बहुत सारे नए लोगों से मैंने बात की जो पहली बार आए, 65 दिन नहीं आए, लेकिन उसके बाद आए किसान, और इसके अलावा जो अलग अलग इलाकों से। एक बात मैंने महसूस की, इसके राजनीतिक निहितार्थ पर, राजनीतिक फलितार्थ पर चूंकि बात कर रहे हैं सोमपाल जी, कि वो किसान जो जाट थे, जो मुजफ्फरनगर, बुलंदशहर, सहारनपुर, खुर्जा, हापुड़, गाजियाबाद, मुरादनगर, मेरठ, इन इलाकों से जो आ रहे हैं, उनमें से ज्यादातर लोग ये हैं, कह रहे हैं ऑन रिकॉर्ड कि वो मोदी योगी के वोटर हैं, मोदी योगी को वोट दिया। कल के वीडियो में 3-4 ट्रैक्टर पर जितने लोग जा रहे थे, सबने कहा हमने वोट दिया। ऐसे लोग मिले जिन्होंने कहा हमने तो राम मंदिर के लिए पर्चा कटवा के चंदा भी दिया, ताली थाली बजाई, लेकिन उसके बाद ये किसानों का जो किया बहुत गलत है। और उसके बाद वो कनेक्ट करता है, टिकैत को रोना पड़ा, अब तो हम घर से खाना छोड़कर आ गए हैं और दाना पानी लेकर यहीं डट गए। तो ये बदलाव क्या इसके राजनीतिक फलितार्थ को भी बदल सकता है क्या? क्योंकि 1.25 साल बाद चुनाव है, क्योंकि ये वोट ट्रेडिशनली, मतलब 2014 के बाद देखें, पहले भी दाएं बाएं हुआ है, चूंकि चौधरी अजीत सिंह का असर था, लेकिन आपने हराया भी। तो ये 14 के बाद देखें तो लामबंदी, गोलबंदी, मोदी, और मोदी के बाद योगी, मान लें यूपी का चुनाव भी देखें, फिर मोदी, उनके इर्द गिर्द हुई। उसके बहुत सारे समीकरण है, स्थानीय भी, हिंदू मुस्लिम एंगल भी है, जाट मुस्लिम एंगल भी है। इसमें क्या बदलाव देखते हैं आप? मैं इसमें ये बदलाव देखता हूं कि देखिए, आपने सही फरमाया कि 1998 का जो मेरा चुनाव था, वो एक बहुत अप्रत्याशित और ऐतिहासिक घटना थी पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति में। कोई विश्वास करने को तैयार नहीं था। मुझे कहीं से अंदर से इस तरह की इंट्यूशन हुआ, अंतर्ज्ञान हुआ कि ये परिवर्तन हो सकता है। तो वो एक तरह से सीड इलेक्शन था, बीज चुनाव था वो भारतीय जनता पार्टी का। उसके बाद हालांकि 99 में मैं हारा, ये दूसरी बात है, उसका भी समीकरण आपको बताऊंगा। परंतु तब से लगातार कृषक वर्ग में भारतीय जनता पार्टी, जिसको परंपरागत रूप से शहरियों की, और अगर भदेश भाषा में कहूं तो वो बनिया बामनों की पार्टी उसको कहा करते थे। तो उसके बाद ये किसानों की पार्टी बनी, उसमें बहुत बड़ी भूमिका रही नकारात्मक, एक तरह से इन तथाकथित सेक्युलर पार्टीज की, जिसमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश का लोक दल, जिसके संस्थापक प्रणेता माननीय चौधरी चरण सिंह जी जिस तरह से किसान परक बात किया करते थे, तो उनके उत्तराधिकारियों ने अवसरवादिता के तहत इधर से उधर मुद्दों को छोड़कर केवल राजनीतिक स्वार्थ के लिए, एक्सपीडियंसी के लिए अपना इस्तेमाल किया। तो उसके बाद चौधरी देवीलाल जी ने हरियाणा में एक नई बात की। तो उन सब के जाने के बाद किसान का राजनीतिक नेता कोई रहा नहीं। किसी कारण से
मैं उस स्थिति में पहुंच नहीं पाया, मेरी कोई महत्वाकांक्षा भी नहीं थी, और फिर नेता बनना किसी के बस की बात नहीं होती, लोग जिसको माने। तो मैं कहना ही चाहता हूं कि किसानों का उस तरह का नेता जो उनके मानसिकता को प्रभावित कर सके, उन्हें कन्विंस कर सके, नहीं रहा। तो ये परिवर्तन बहुत बड़ा हुआ। परंतु पिछले 6 वर्ष के दौरान जो व्यवहार इस सत्ता पक्ष का किसानों के लिए रहा है, मैं आपको संक्षेप में बता दूं, 2014 के चुनाव में इन्होंने सर्वाधिक प्रचार इस किसान मुद्दे का किया कि हम स्वामीनाथन आयोग की उस सिफारिश को लागू करेंगे जिसमें C2 के ऊपर 50% जोड़कर न्यूनतम समर्थन मूल्य दिए जाएंगे। और फिर 2015 में जब नहीं किया तो लोकहित की याचिका लेकर कोई व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय गए और इन्होंने वहां एक शपथ पत्र एफिडेविट फाइल कर दिया कि ये तो संसाधनों में संभव नहीं है, तो इतना गैर जिम्मेदाराना क्यों किया था आपने। फिर 16 में ढोल पीटना शुरू किया कि आय दोगुनी करेंगे। 8 दिसंबर के टाइम्स ऑफ इंडिया के फ्रंट पेज के पिछले हिस्से पर आप देखिए, सरकारी आंकड़े छपे हैं, उसमें ये दिखाया है कि औसत आमदनी किसान की 2013 से 2018 के बीच 30% कम हुई है। फिर इन्होंने 18 में उस सिफारिश को निकालकर दावा ठोक दिया कि हमने स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश लागू कर दी, जबकि चालाकी से उसको बदलकर C2 के बजाय A2+ का FL जो नीचे का लेवल है वो कर दिया। वो तो पहले से हो ही रहा था। और उसके बाद यूपी में जो गन्ना किसान है उसको पेमेंट नहीं मिला। मैं खुद मलकपुर चीनी मिल में, मेरा गांव आता है ककोर कला, पिछले वर्ष का भी अभी तक भुगतान नहीं हुआ और इस साल की आधा सीजन चला गया है। और जो नई पर्चियां आ रही हैं उसमें स्टेट एडवाइज प्राइस, जो राज्य का परामर्शित मूल्य होता है, वो नहीं डाला जा रहा, 0 लिख करके आ रहा है, जिसमें कोई काम नहीं लगता। अंततः इनको घोषित तो करना पड़ेगा। तो किसानों की वजह से उपेक्षा इन्होंने की है। इसीलिए इसी तरह भूमि अधिग्रहण कानून में आते हुए उसकी कितनी बड़ी वकालत ये लोग कर रहे थे उस समय, उसमें परिवर्तन करने की कोशिश की। जेवर एयरपोर्ट में जो ग्रामीण जमीन पड़ती थी, कमिश्नर मेरठ ने एक रात में, आपको ये घटना पता नहीं है, उसको सारी किसानों की जमीन को, खेती की जमीन को, कई हजार हेक्टेयर जमीन को अर्बन लैंड डिक्लेयर कर दिया जिससे कम मुआवजा देना पड़े। तो ये जो सारे इनके व्यवहार रहे उससे किसान आशंकित हुआ और उन्हें ये हो गया कि ये किसान तो सरकार को मूर्ख बना रही है, झूठ बोल रही है, ये किसान के मुद्दा इसके रडार पर कहीं नहीं है। उसका ये परिणाम हुआ और अब ये सुधार ले आए। जहां तक इन सुधारों का सवाल है, मैं जानता हूं कि सरकार को जो अर्थशास्त्री परामर्श देते हैं अंजुम जी, मैं बहुत जिम्मेदारी से और सूचना के आधार पर यह वक्तव्य दे रहा हूं, वो सारे बहुराष्ट्रीय कंपनियों के हित पोषण का, उनकी वकालत का काम करते हैं। मेरे पास ठोस इसकी साक्षी है, इसकी एविडेंस अवेलेबल है, आप चाहेंगे तो मैं उपलब्ध करा दूंगा। तो अब उससे शंका ये प्रकट हुई, अंत में मैं ये कहना चाहता हूं निष्कर्ष में, कि किसान को ये लगा कि उन सुधारों के आवरण में, उस धोखे की टट्टी में, ये न्यूनतम समर्थन मूल्य की जो गारंटी थी प्रणाली, उसको भी समाप्त करके और पूंजीपतियों को हमें सौंपने जा रहे हैं, जो शुरू में थोड़ा बहुत हो सकता है ऊंची दर दें और बाद में जब उनके बंधक बन जाएंगे तो हम शोषण के उसी स्तर पर पहुंच जाएंगे जो अंग्रेजी जमाने में हुआ करता था, या 1965 से पहले जब न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रणाली का प्रादुर्भाव हुआ, उससे पूर्व के युग में हम पहुंच जाएंगे। तो उनकी शंका होनी स्वाभाविक हुई और पंजाब में उसने अग्रणी कदम उठाया, हरियाणा से समर्थन मिला और उत्तर प्रदेश में यहाँ पर हम पहले कह चुके हैं। अब बात आती है सोमपाल जी, चूंकि हम इस पे आ गए कृषि कानूनों पर, आप 3 पॉइंट में शार्पली, चूंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप जो विशेषज्ञ हैं उनसे जरा समझाइए, शार्पली 3 पॉइंट में बताइए कि इन कानूनों का नुकसान क्या है। देखिए, इन कानूनों का, हाँ मैं बता रहा हूँ, इन कानूनों का नुकसान कुछ तो संक्षेप में आपको बता चुका हूं मैं। सबसे पहले यह है कि इन कानूनों के आड़ में न्यूनतम समर्थन मूल्य देने के उत्तरदायित्व से सरकार पल्ला झाड़ना चाहती है। और ये जो सुझाव, 3 सुधार हैं, इन सुधारों की सिफारिश हमारी एक समिति ने की थी, मैं उसमें सदस्य नहीं था, परंतु वह मेरे सुझाव के ऊपर ही नियुक्त की गई थी श्री VP सिंह जी के द्वारा। उसका नाम है भानु प्रताप कमेटी, जिसको आप जानते हैं। इसके 51वें क्लॉज में ये तीनों सिफारिशें हैं, परंतु उस समय हमने ये कहा था कि इसके साथ 4 चीजें होनी बहुत आवश्यक हैं।
एक न्यूनतम समर्थन मूल्य की सार्वभौमिक गारंटी, और सार्वभौमिक से अर्थ यह है कि भारत के पूरे किसान को उसके सभी उत्पादों का न्यूनतम समर्थन मूल्य देने की वैधानिक गारंटी सरकार दे। दूसरा, कमीशन ऑन एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस, जो लागत और मूल्य आयोग है, उसको संवैधानिक दर्जा देकर उसका गठन इस प्रकार किया जाए कि उसमें कृषकों का भी उचित प्रतिनिधित्व हो, व्यापारी का भी प्रतिनिधित्व हो, उद्योगपतियों का भी हो, प्रशासनिक लोग भी हो, विधिवेत्ता भी हो, न्यायाधिकरण के लोग भी हो, और उसकी सिफारिशें सरकार के ऊपर बाध्यकारी हो। तीसरा ये कि न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करने के लिए लागत के जिस फार्मूले का अवलंबन किया जाता है वह फार्मूला उसी प्रकार का होना चाहिए जैसे ब्यूरो ऑफ इंडस्ट्रियल कॉस्ट्स एंड प्राइसेस, जो सरकार का उद्योग मंत्रालय का विभाग है, औद्योगिक उत्पादों का जैसे वे हिसाब लगाते हैं, हमारी पूंजी का भी उसमें कुछ कंपनसेशन हो, हमारी मशीन जो पीछे उस पूंजी के निवेश का भी कुछ हमें मिले, जो हम उधार लेकर राशि लेते हैं उसका ब्याज भी उसमें इंक्लूडेड हो। और साथ ही हमने ये कहा था कि इनके विवादों को सुलझाने के लिए जनपद नहीं बल्कि ब्लॉक से लेकर और केंद्र स्तर तक अलग से इनके ट्रिब्यूनल्स बने जो स्थायी हों। तो इनको इन्होंने नहीं करके एसडीएम को उसका जिम्मा दे दिया और कहा कि वो 30 दिन में फैसला करेगा, परंतु आप प्रशासनिक व्यवस्था से पूर्णतः परिचित हैं। अगर एसडीएम 30 दिन में फैसला नहीं देता तो क्या करेंगे, उसका कोई प्रावधान नहीं है। इससे ये शंका जाहिर होती है कि सरकार की नीयत यह है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य देने की जिम्मेदारी से पीछा छुड़ा ले और इनको ये सब बात दिखाएं कि ये बड़े बड़े पूंजीपति आएंगे और आपका ये खरीद करेंगे। उसमें एक सुझाव मेरा और है, 6-7 हजार मंडी भारत में वर्तमान में मौजूद हैं। हमारा आकलन ये था कि 15-20 गांवों के क्लस्टर में समूह में एक मंडी की स्थापना की जाए। उस हिसाब से 42 से 45 हजार मंडियों की आवश्यकता भारत में पड़ेगी और वहां न केवल इन जिन्सों की जो भंडारण के योग्य स्टोरेबल आइटम्स हैं, अनाज, दाल, तिलहन, कपास और गन्ना, बल्कि जो दूसरी पेरिशेबल कमोडिटी हैं जिसमें दूध भी है, मांस तो नहीं, मछली है, अंडा है और सब्जी और फल है, उनका भी लागत आकलन करके बोली वहां से खुले। उपभोक्ता को तो फिर भी कई गुना देना पड़ता है, तो अर्थव्यवस्था को एक सुदृढ़ आधार मिल सकता है। और अगर उनके पास क्रय शक्ति नहीं होगी तो हमारे उद्योग धंधे भी नहीं चल पाएंगे, क्योंकि मेरे स्टडी के हिसाब से, अध्ययन के, जब मैं योजना आयोग में था, औद्योगिक उत्पादों की 46% मांग भी ग्रामीण क्षेत्रों से आती है जिनकी क्रय शक्ति मुख्य से कृषि से पैदा होती है। तो ये मेरा सुझाव है और ये आशंका है। ये बताइए सोमपाल जी, ये बताएं कि ठीक है, आपकी बात सुनी और टुकड़ों टुकड़ों में मैंने सुनी पढ़ी है जो आप बोल रहे हैं लगातार, लेकिन अब सवाल उठता है कि सरकार तो पूरी तरह से जिद पर है कि हम कानून वापसी नहीं करेंगे। कुछ संशोधन किए जिसे किसान नहीं मान रहे हैं, 1.5 साल तक ठंडे बस्ते में रखने का भी प्रस्ताव है। लेकिन इन सब के साथ एक बड़ी बात है जिसकी आप भी बात कर रहे हैं, कुछ किसान नेता भी करते हैं, एमएसपी को कानूनी जामा देने की बात। ये भी कहा जाता है कि अगर एमएसपी को कानूनी जामा पहनाएंगे, मतलब उसकी लीगल वैलिडिटी होगी, जो नहीं है, तो ये 3 कानूनों के खतरे अपने आप खत्म होंगे। क्योंकि ऐसे बिहार में, यूपी के ज्यादातर हिस्सों में, पश्चिमी यूपी को छोड़ दें, और बाकी राज्यों में जो 1975 का गेहूं का रेट है, एमएसपी 1868 शायद धान का है, उससे 30% कम में ऐसे किसान बेचते हैं, उनको न मंडी का फायदा। बिहार में तो एपीएमसी मंडी 14 साल पहले खत्म हो गई। तो क्या अगर इस पर बात हो और इसके लिए सरकार रजामंद हो तो सरकार क्यों नहीं हो रही है, और क्या रास्ता दिख रहा है आगे? देखिए, उसमें सरकार की तो जिद है, और जैसे मैंने कहा, मैं विश्वास पूर्वक कह सकता हूं कि किसानों को केवल वो छलावा दिखाना चाहती है, ईमानदार नहीं है सरकार, इसके प्रति सिंसियर नहीं है। तो सरकार को तो अपनी जिद छोड़ देनी चाहिए। जो हमारे यहाँ प्राचीन काल से, बल्कि सारे विश्व में कहा जाता है कि प्रजा तो राजा की संतान जैसी होती है, परंतु लोकतंत्र में तो इसको उल्टा करना चाहिए। राजा जो है वो प्रजा की संतान होती है, उसके मत के माध्यम से राजा पैदा हुआ करता है, शासक। तो उसको अपनी जिद छोड़कर और अपने जो पितृ या मातृशक्ति है जनता, उसके प्रति एक समर्पण का भाव दिखाकर ईमानदारी से सरकार को किसानों
के प्रति संवेदनशील होना चाहिए, जो वर्तमान में सरकार नहीं है। जिद तो जो डिक्टेटर्स और बिल्कुल तानाशाह शासक होते थे उनकी भी नहीं चली। ईरान के शाह से लेकर हिटलर तक कितनी कहानियां आपने देखी हैं, और लोकतंत्र में तो वह चलती है नहीं। उसके लक्षण भी प्रकट होने शुरू हुए जो राजनीतिक परिवर्तन हुआ है। तो सरकार को तो ये जिद छोड़नी चाहिए और पूरी सदाशयता से, ईमानदारी से, स्नेह के साथ किसानों की बात सुननी चाहिए। वो राष्ट्र के भी हित में है और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के भी दीर्घकालीन हित में है। जहां तक किसानों का सवाल है, उन्होंने ये जो जिद की है कि इन कानूनों को वापस लो, अगर सरकार ले भी लेगी, जैसा कि सरकार ने कह दिया कि 1.5 साल तक तो हम तैयार हैं, हो सकता है वो 3 को भी मान जाए 2024 तक, जब तक दूसरा संसद का चुनाव हो, परंतु किसान वहीं आ पड़े जहां पहले से थे। मैं किसानों को ये सुझाव देना चाहूंगा कि उनको ये कहना चाहिए कि इनके उस सारे व्यवहार से और इन कानूनों के लाने से हम निश्चित रूप से आशंकित हैं, और ये हमारी शंका बिल्कुल वाजिब है, उचित है कि सरकार किसान को न्यूनतम समर्थन मूल्य देने की जिम्मेदारी से सदा के लिए बचना चाहती है, हमें पूंजीपतियों के पल्ले डालना चाहती है। तो हमें तो केवल आप जो 4 चीजें मैंने कही हैं उसे दोबारा नहीं दोहराऊंगा, इनकी गारंटी दे दीजिए, और कानून उसके बाद रहता है तो हमारे लिए कोई अर्थ नहीं होता, और नहीं रहता तो भी कोई अर्थ नहीं रहता। तो अब सवाल उठता है सर, अब सवाल उठता है सोमपाल जी कि अगर किसान इस कदर नाराज होकर 72 दिनों से दिल्ली की सीमाओं पर बैठे हैं, आंदोलन तो पंजाब में 20 सितंबर के बाद ही शुरू हुआ थे, जब राज्यसभा में ये विधेयक पास हुआ, और उसके पहले भी अध्यादेश के समय भी विरोध पंजाब में था। और ये सही है कि किसान आंदोलन की शुरुआत, बुनियाद, एपीसेंटर सब कुछ पंजाब था। पंजाब से किसान उठकर आए, दिल्ली चलो का मार्च दिया और हजारों ट्रैक्टर के साथ आए। हरियाणा थोड़ा जुड़ा और धीरे धीरे जुड़ता हुआ आज राकेश टिकैत के उस आंसू का असर हुआ कि राकेश टिकैत अचानक इस आंदोलन के हीरो बने, और उसके बाद उसका असर हुआ, भाबू कपिल का असर हुआ कि यूपी भी जुड़ा, दूसरे राज्य भी जुड़े, शाहजहांपुर बॉर्डर पर महाराष्ट्र और दूसरे राज्यों के, राजस्थान के किसान भी आए। लेकिन आबादी के हिसाब से उनकी भागीदारी कम है। लेकिन मेरा सवाल यह है कि सरकार क्यों नहीं कर रही है? अगर इतना दबाव है, इतने किसान हैं, तो सिर्फ ये कहकर खारिज करने की बार बार कोशिश कि ये किसानों के हित में है, किसानों की तस्वीर बदल जाएगी, किसानों को 2022 तक आमदनी दुगना करने का जो पुराना वादा है उस दिशा में भी कदम बढ़ेंगे, क्यों नहीं मान रही है सरकार? देखिए, मैं क्योंकि सरकार के किसी भी दायरे से, किसी संस्था से संबद्ध नहीं हूं, न किसी राजनीतिक दल से संबद्ध हूं, तो केवल दूर से जो डायग्नोसिस हो सकती है उसी को कहा जा सकता है। इनके स्वभाव में जिद है, और खास तौर से हमारे प्रधानमंत्री ऐसा दिखाना चाहते हैं कि मैं जो निर्णय करता हूं उसको कोई बदलता नहीं। तो केवल जिद के अलावा और संवेदनहीनता के अलावा कोई इसका स्पष्टीकरण मेरे पास नहीं है कि क्यों नहीं कर रही है। परंतु ये सरकार को महंगा पड़ेगा, और एक प्रत्येक व्यक्ति की, प्रत्येक संस्था का एक ब्रांड हुआ करता है, उसकी एक छवि हुआ करती है। तो इनकी जो हेकड़े की छवि है, माफ कीजिए मैं भद्दा शब्द यूज कर रहा हूं, वो तो टूटी है। और जब पार्लियामेंट्री शब्द है, हाँ हाँ नहीं, फिर भी तो वो हेकड़ी तो टूटी है, तो गर्दन तो मुड़ी है, चिंता तो है। और क्योंकि मैं रहा हूं इस दल से संबद्ध पहले, आपको मालूम है, तो मेरे बहुत से मित्र हैं, मंत्रिमंडल में भी मित्र हैं, प्रशासक लोग भी मित्र हैं, जो इस दल का संस्थागत स्वरूप हुआ करता था ना अर्जुन जी। जैसे माननीय वाजपेयी जी के साथ हम रहे, बहुत सारे विषय ऐसे आते थे कि वो उस विषय पर दूसरी राय रखते थे, एकदम टोटली अपोजिट राय रखते थे, पर जब हम उसे तर्कपूर्ण तरीके से समझा देते थे, मैं था, यशवंत सिन्हा थे, कुमार मंगलम जी थे, उससे पहले सुषमा जी भी बाहर से आई थी, तो हम लोगों जब उसे तर्कपूर्ण तरीके से रखते थे तो वो मानते थे। और विपक्षी प्रायः भारतीय जनता पार्टी को यह कहकर बदनाम करने का प्रयास करते थे कि ये तो फासिस्टों की पार्टी है। पर जब तक पार्टी का आंतरिक संगठन और व्यवस्था और तौर तरीका था, मैं आपको विश्वास पूर्वक कह सकता हूं कि वो पूर्णतः डेमोक्रेटिक था, चर्चा हुआ करती थी, बिटर चर्चा होती थी। अच्छा, आज अभी मैं बीच में रोक रहा हूं, बीच में रोक रहा हूं, चूंकि आपने फासिस्ट का जिक्र किया और आज के सरकार के संदर्भ में आपने खुद हिटलर, मुसोलिनी का जिक्र इससे पहले किया, तो पुरानी सरकार के लिए तो जो आपने कहा वो सुन लिया। अब जरा इस सरकार और सरकार के मुखिया के लिए कई हेकड़ी आपने शब्द इस्तेमाल किया है,
उसके अलावा कि ये जिद कि इन किसानों को आप खालिस्तानी कर दें, चीनी कर दें। कोई नंद किशोर गुर्जर जो लोनी के विधायक हैं, उनका एक वीडियो है जिसमें वो कह रहे हैं कि ये 100% किसान आतंकवादी बैठे हैं, इनको या तो पुलिस शूट कर दे, नहीं तो हमें बताए हमारे लोग, हमारे विधानसभा के लोग, एनसीआर के लोग जूते मारकर इनको भगा देंगे। ऐसे दर्जनों नेताओं के बयान है। रमेश बिधूड़ी का बयान है, दक्षिण दिल्ली के सांसद का, सांसद मंत्री सब ऐसे बयान दे रहे हैं। तो लगता है कि आप की पूरी कोशिश सरकार की है कि इन्हें डिस्क्रेडिट करो, खारिज करो, और इनके लिए एक ही पैमाना है सोमपाल जी आज की तारीख में, नेशनलिस्ट, देशद्रोही। सरकार मतलब देश, मोदी जी मतलब देश। मोदी के खिलाफ, मोदी की नीतियों के खिलाफ बोलो तो आप देशद्रोही हो गए। लेकिन उस खांचे में क्या किसानों को फिट कर पाएंगे ये जो अन्नदाता है? इस प्रकार के बदनाम करने के जो कुत्सित प्रयास हुए हैं वो निंदनीय हैं, ओछी हरकतें हैं, चालाकी की हरकतें हैं, और जनता का, खासतौर से किसान का विश्वास जीतने के बजाय उन्हें और दूर करने का, उनको चिढ़ाने का, उनको बदनाम करने की गंदी हरकत है, किसी भी स्तर से ये की जाए। और उसका प्रमाण आपके सामने आया भी, और उसका परिणाम भी अब आपके सामने आना शुरू हुआ है। ये इनको जल्दी भुगतना पड़ेगा। तो पुरानी सरकार को तो विपक्षी लोग बिना बात खिसिया कर कहा करते थे, पर इस सरकार के लिए वह संज्ञा बिल्कुल उचित प्रतीत होती है, फासिस्ट वाली। मुझे इसे कहने में कोई संकोच नहीं है। चलिए, अब एक बात, चूंकि राकेश टिकैत की बात हाल के दिनों में हुई है, और राकेश टिकैत जिस ढंग से अचानक इस आंदोलन के हीरो बने हैं, और पूरी जो कवायद है उनके इर्द गिर्द जनता की हो रही है, किसानों की, और इसलिए वो जिंद तक में जाकर रैली अटेंड कर रहे हैं, और उनसे मिलने के लिए, सेल्फी खिंचवाने के लिए हजारों किसान और किसान पुत्र रोज पहुंच रहे हैं। और राकेश टिकैत का जिक्र करते हुए लोग देवानंद और गाइड का हवाला देते हैं कि जो उन्होंने भी नहीं सोचा होगा वो 28 की शाम को हो गया, चाहे या अनचाहे। ये बात जो आपने देवानंद वाली कही है, पहली बार मैंने कही थी कल एक इंटरव्यू में प्रोफेसर मुकेश कुमार। हम लोग 7-8-6 दिन से 29 तारीख से इसी तरह की बात बहुत से जगह लोग कह रहे हैं। हाँ, तो वो बैठ गए थे और किसी ने घोषणा कर दी कि जब तक बारिश नहीं होगी ये उठेंगे नहीं। बिल्कुल ठीक वैसा ही वाक़ा हुआ है राकेश टिकैत के साथ। ही हैज रीडिस्कवर्ड हिमसेल्फ। और जो मैंने कहा कि उनके अंदर महात्मा महेंद्र सिंह टिकैत, महात्मा कहने लगे थे उनको बाद में हम लोग, महात्मा महेंद्र सिंह टिकैत का आत्मा उतर आया अकस्मात। तो ये बात सही कही आपने कि उस दबाव में ये, और अब तो उनकी कुछ राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं रही हैं, मुझे भी कुछ जानकारी है, परंतु आज उनके ऊपर जो उस समय वो उनका आत्मा उतरा, अब वो सबसे बड़े हीरो भी बन गए, और अगर वो चाहें भी किसी तरह से तो वापस नहीं मुड़ पाएंगे, इतना जनमानस का दबाव उनके ऊपर है आज। तो ये बहुत बहुत एक नया मोड़ आया इस राजनीति में। इसको, इस आंदोलन का कहीं राजनीतिक निहितार्थ या फलितार्थ भी आप देख रहे हैं? क्योंकि बहुत सारे लोग, निश्चित रूप से देख रहा हूं। पहली बात तो आप कह चुके हैं, फिर भी मैं दोबारा दोहराऊंगा कि बहुत सारे किसान जो इनके राष्ट्रवादिता और दूसरी चीजों से प्रभावित होकर इनके साथ गए थे, उनका डिसइल्यूशनमेंट हुआ है, उनकी गलतफहमी दूर हुई है, और बड़ी संख्या में किसान को ये निश्चय हो गया है कि ये सरकार जो है किसान को केवल बहकाती है, उसके हित का इसके चिंतन में कहीं कोई स्थान नहीं है। एक दूसरी एक और बात कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आपके याद होगा कि 2013 में सांप्रदायिक विद्वेष की कुछ घटनाएं हुई थी, जिन्हें मुजफ्फरनगर के गांव से शुरू हुआ, जहां एक साधारण आपराधिक घटना हुई थी, परंतु वहां के कुछ राजनीतिक लोगों में, जिसमें निश्चित जानकारी है कि भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोग सम्मिलित थे, उन्होंने उसको सांप्रदायिक स्वरूप दिया, और अल्पसंख्यकों के और गैर अल्पसंख्यकों के बीच में वो खाई बड़ी होती चली गई। उसका निश्चित रूप से लाभ मिला बीजेपी को 2014 के चुनाव में, 2017 के विधानसभा चुनाव में, 2019 के लोकसभा चुनाव में, और उससे ये जो इस बीच में चुनाव होते रहे। तो अब इस आंदोलन के दबाव में किसान सारा एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा हो गया, बढ़ौत की,
और मुजफ्फरनगर की और दूसरी जगहों के जो मेरे पास रोज समाचार आते हैं, मैं देख रहा हूं कि अल्पसंख्यक किसान ठीक उसी तरह से दूसरे किसानों के साथ खुलकर सामने आ गया है। वो सहमे हुए थे जिस प्रकार चौधरी चरण सिंह जी के समय कभी हुआ करता था। और वो जब संगठित हो जाएंगे तो इस विषय में मैं आपको एक बात बताऊं कि 2014 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनाया था। और वह ऐतिहासिक रिकॉर्ड ये था कि वो केवल 31% वोट लेकर और एब्सोल्यूट मेजोरिटी में आ गए थे। इससे पहले इतिहास में भारत के 38% से कम वोट लेकर कोई दल अकेला बहुमत में नहीं आया था। 2019 में यह प्रतिशत कुछ सुधरा है, 38 के करीब गया, परंतु उसके बावजूद ये तथ्य है कि 62% वोट तो अभी भी विपक्ष में है। तो अगर वो वोट कंसोलिडेट होता है तो बीजेपी को बहुत बड़ी हानि हो सकती है। और जनता के दबाव में और इस किसान आंदोलन का जो फलितार्थ है उसे मैं ऐसा देख रहा हूं कि विपक्षी दल, हालांकि वो दुर्भाग्य से बिल्कुल नदारद हैं, उत्तर प्रदेश के जो तथाकथित दो मजबूत दल थे, समाजवादी पार्टी भी और बहुजन समाज पार्टी, वो किन कारणों से दूर है उसमें जाने का ये समय नहीं है। तो कांग्रेस जैसी राष्ट्रीय पार्टी भी वह भूमिका अदा नहीं कर पा रही है जिसको करना चाहिए। परंतु जनता का दबाव ऐसा है कि इन सबको इकट्ठा होना पड़ेगा। लोकदल जो मृत प्राय हो गया था, 403 या 4 में से एक एमएलए आया था, वो भी छोड़कर चला गया, उन्हें दोबारा जीवन मिलेगा। और जनता के दबाव में 77 और 89 की पुनरावृत्ति होनी संभव है, जैसे कि 77 में जनता पार्टी बनी थी और 89 में जनता दल बना था। तो निश्चित रोकना पड़ेगा। लेकिन आपने क्लोजिंग में एक बड़ी बात की जिसकी शुरुआत में मैंने वही राजनीतिक निहितार्थ पे बार बार बात कर रहा था, क्योंकि जब भी कोई आंदोलन बड़ा होता है, जन आंदोलन में तब्दील होता है, तो किसी राजनीतिक निहितार्थ की गुंजाइश दिखती है, चाहे अन्ना आंदोलन हो चाहे जेपी आंदोलन हो। 74 में शुरू तो हुआ हॉस्टल के फीस को लेकर, मेस के फीस को लेकर गुजरात में, और कहां से होता हुआ 77 में कहां चला गया वो आंदोलन, सरकार बनी। तो वही मैं जानना चाह रहा था कि जिस ढंग से लोगों की आमद बढ़ रही है, जिस ढंग से लोगों की हिस्सेदारी हो रही है, क्या उससे कोई राजनीतिक निहितार्थ फलितार्थ निकलता है? इसका जवाब आपने दिया। फिलहाल सोमपाल जी, चूंकि बात लंबी हुई है लेकिन अच्छा है, सकारात्मक है, कई पहलू पर आपने गौर किया, लेकिन ये सिलसिला आपसे बात करने का जो आज मैंने शुरू किया, कोशिश करूंगा कि बीच बीच में आपसे बात करूं और आपके आइडिया, आपका विश्लेषण लोगों तक पहुंचे। बहुत बहुत शुक्रिया और नमस्कार आपको। बहुत धन्यवाद।